पहलुओं पर चर्चा करें और अगले साल से हिमाचल प्रदेश चुनावी बोर्ड में भी आ जाएगा, तो तमाम पॉलिटिकल चर्चा, हिमाचल प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई चर्चा आपको इस सेशन में राजीव बिंदल जी के साथ सुनने को मिलेगी। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। देखिए, राजीव बिंदल जी हमारे साथ इस मंच पर इस सेशन में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। संगठन को लेकर भी बातचीत होगी, प्रदेश की सरकार को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है और साथ ही सेंट्रल मुद्दों को भी हम छूने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। बहुत स्वागत है सबसे पहले बिंदल साहब आपका। धन्यवाद पराग जी। आपने इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और आपने एक शानदार आयोजन किया चर्चा वार्ता का, उसके लिए भी आभार। सर, आपने कल ही एक प्रदर्शन किया प्रदेश सरकार के खिलाफ, आपके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, जयराम ठाकुर जी मौजूद रहे। आप कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घूंट रही है ये सरकार। प्रदर्शन का आउटकम क्या निकला और किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ, जो बार बार इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है। 4.25 साल कांग्रेस की वर्तमान सरकार, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको हो गए। 4.25 साल बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के सामान्य जनमानस के लिए उन्होंने कोई एक काम किया हो तो उसकी व्याख्या करें। नहीं तो हम जिन मुद्दों को लेकर के सड़क पर जा रहे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। किसी भी भवन, कोई बिल्डिंग है, उसका जो आधार है वो क्या है, उसकी चर्चा होगी। तो जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, उसका आधार क्या है? 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। अब कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिए और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर के हिमाचल की जनता का मन बना कि हम कांग्रेस को वोट दें, और एक छोटे मार्जिन के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। अब सवाल खड़ा होता है, आज 4 साल होने को आए, आपने डट के कहा था कि 18 साल से ऊपर की हर बहन को हम 1500 रुपया महीना देंगे। अच्छा कहा था, साथ में यह भी कहा था कि हम पहली कैबिनेट में देंगे। अब वो पहली कैबिनेट को बीते 4 साल हो गए। अब 4 साल में एक बहन का अगर जे 48 महीने में 1500 रुपए के हिसाब से, तो 75,000 रुपया सुक्खू जी के ऊपर एक एक बहन का कर्ज चढ़ गया। अब बोलते हैं जी हम इसको देंगे, उसको देंगे, चरणबद्ध देंगे, कहीं 4 बहनों को दे देंगे, कहीं 8 बहनों को दे देंगे। अरे आपकी तो साफ साफ गारंटी थी पहली कैबिनेट में 18 साल से ऊपर हर बहन को देंगे। तो जिस आधार से आप सत्ता में आए, आप उससे तो दूर भाग गए। आपने कहा हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। चलो भाई, अच्छा कहा आपने, पर साथ में यह भी कहा कि हम पहली कैबिनेट में देंगे। अरे आपके पास खुदा का सुरमदाना लगा हुआ था। आप इतने जमाने से बड़े बड़े नेता रहे हिमाचल की, और विधानसभा में आप लगातार रहे, जितने भी लीडर थे, आपने कहा पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी, फिर क्या पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी हम पहली कैबिनेट में देंगे, और 5 लाख रोजगार देंगे। अरे भाई 4 साल बीत गए, 1 लाख में से एक तो बताओ पक्की। अब तो आप बोलते हो हम वन मित्र लगाएंगे, पशु मित्र लगाएंगे, रोगी मित्र लगाएंगे, सड़क मित्र लगाएंगे, पता नहीं किसके मित्र लगाएंगे, कहां लगाएंगे, कब लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार के आधार, तो आधार खत्म हो गया। आपने
और हर व्यक्ति को बोला जितने बिजली के उपभोक्ता हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे क्या बात करते हैं, 4 साल हो गए, आपने बिजली के दाम में 4 गुना की बढ़ोतरी कर दी, सारी बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी। एक जो हर रोजमर्रा का कंज्यूमर है उसके ऊपर आपने और इतना बड़ा बोझ लाद दिया। अब चुनाव आने वाला है, फिर आप कुछ छांटेंगे उसमें से, अच्छा इसको दे दिया, इसको दे दिया, और गारंटी पूरी। हिमाचल की जनता होशियार है, हिमाचल की जनता हर चीज को समझती है, जानती है। फिर आपको 4 साल में आपने कहा हम युवाओं के लिए बहुत सारे काम करेंगे। अब वो युवा तो बेचारा सड़क पर है। आपने कहा हम कर्मचारियों की सेवा करेंगे, वो कर्मचारियों को तनख्वाह तो टाइम पर नहीं मिलती। आज भी शिमला में पीटीएफ बैठा हुआ है, हजारों टीचर सड़क के ऊपर है। 60 साल से ऊपर का रिटायरी, 80 साल के रिटायरीज बेचारों ने धर्मशाला में धरना दिया। 10,000 लोग किन्नौर से लेके धर्मशाला पहुंचे, बाकी हिमाचल से पहुंचे। अरे 80 साल का बुजुर्ग घर बार छोड़ करके, अपने स्वास्थ्य को छोड़ करके, केवल पेंशन की प्राप्ति के लिए, केवल मेडिकल बिलों की प्राप्ति के लिए, वो बेचारा बीमार है, 10-10 लाख रुपए उसके बिल नहीं पे हो रहे हैं। ये कैसी सरकार है? आप बरसात हो रही है, आज सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये नहीं पता है। घर पहुंचेगा कोई व्यक्ति, नहीं पहुंचेगा ये नहीं पता है। बातें बड़ी बड़ी हैं, दर्शन छोटे हैं। वो चाहे बड़े मियां हों चाहे छोटे मियां हों, सबकी हालत ऐसे ही है। केंद्र के द्वारा दी गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ और 4 लेन नेशनल हाईवेज के अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी का सड़क पर काम नहीं हुआ। फूटी कौड़ी का बताएं, जो प्रदेश की सड़कें हैं वो वैसी ही पड़ी है। कहां है? उसके गड्ढे भरने के लिए मिट्टी की इंतजार करनी पड़ती है। जब लेबर आएगी तो वो मिट्टी डालेगी, गड्ढे भरेंगे, फिर बरसात होएगी तो उस पर गाड़ी चलेगी तो वो लोगों के ऊपर कपड़ों पर मिट्टी लग जाएगी, फिर थोड़े दिन बाद फिर मिट्टी डालेंगे। यानी हम कहां पहुंच गए? ये टेंडर लगाती है सरकार, ठेकेदार टेंडर लेने नहीं आता। बोले साहब टेंडर ले लेंगे, काम कर देंगे, पैसे कहां से आएंगे? बोले हमारे 4 साल से पैसे नहीं दिए इस सरकार ने। अब विकास बंद। अभी रोहित जी यहां आए थे, बहुत अच्छे मधुर भाषी हैं, पर उनकी मधुरता के पीछे पता नहीं क्या सुखू जी ने उनको ताकत दी है। वो जहां जाते हैं और स्कूल को ताला लगा के आ जाते हैं। एक दिन माल रोड सोलन के ऊपर जा रहे थे तो मीडिया वाले पूछने लगे कि साहब आज कौन से स्कूल को ताला लगाने जा रहे हैं। कभी स्कूल को ताला लगा देते हैं, कभी कॉलेज को ताला लगा देते हैं, और ये सरकार आए दिन ताले लगाती है। मेरी चुनौती है, 4 साल में एक स्कूल खोला हो तो बताएं, नहीं तो 2000 स्कूल बंद किए वो हम बताते हैं। बोलते हैं जी स्कूल में बच्चे नहीं थे, वो गरीबों का स्कूल, 5-5 किलोमीटर बच्चे पैदल चल के खड्डों में, नालों में, और अनुसूचित जाति के बच्चे वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी सुक्खू सरकार, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, पटवार सर्कल बंद कर दिए, ऑफिसेज बंद कर दिए, तहसीलें बंद कर दी। हमें समझ नहीं आता, एक गरीब आदमी पटवारी के पास आता है, वहां पर काम कराता है, वो पटवार सर्कल बंद करके सरकार को मिला क्या? पटवारी वहां लगा हुआ था, कागजात वहां थे, कंप्यूटर वहां था, रिकॉर्ड वहां पर था, काम चला हुआ था, इन्होंने पटवार सर्कल बंद कर दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद। अरे भाई चलता हुआ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर वहां है, मरीज वहां है, सैंक्शन वहां है, क्यों बंद किया? ना तो इनका कोई एमएलए जवाब देता है, ना स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो
जवाब देते ही नहीं हैं। वो तो हाय दिन नई घोषणा करते हैं, आज हम ये करेंगे, मतलब उनकी सारी बात हवा में है। हम तो पूछ रहे हैं 2022 की बातों पर बात करिए, इसलिए हम सड़क पर हैं। 2022 पूरा करें, हम आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, और जब तक प्रदेश विकसित नहीं होंगे तब तक विकसित भारत कैसे बनेगा। और आप कहते हैं कि ये सरकार तो घी पी रही है, वो भी कर्ज लेकर, तो फिर कैसे हिमाचल विकसित बनेगा? सवाल तो ये भी है। और फिर अगर आज आपके सवाल बड़े अच्छे हैं जी, धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं कि हिमाचल विकसित नहीं होगा तो देश विकसित की श्रेणी में कैसे आएगा? आप तो तालाबंदी की सरकार है, आप तो सड़क में गड्ढों की सरकार है। 4 लेन हाईवेज को देखिए ना, चकाचक चल रहे हैं। कीरतपुर से लेकर के मंडी का 4 लेन हाईवे, जहां हमारे को 10 घंटे लगते थे, वहां पर हम 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। पर प्रदेश की सड़क में मंडी से जब आगे गांव में जाना होता तो कई घंटे लगते हैं। सेम इज द केस, चाहे वो सिरमौर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे बाकी जगह हो। ये विकास में बाधक बन गए हैं। वो जो लगातार बढ़ने वाला विकास था, उसमें ये सरकार बाधक बन गई है। और वास्तव में इन्होंने कुछ ऐसी गारंटियां कर दी सिर्फ वोट लेने के लिए। सिर्फ वोट लेने के लिए हिमाचल की जनता को इन्होंने धोखा दिया, झूठ बोला, डिसीव किया। और एक ने नहीं बोला, ऊपर से बोलना शुरू हुआ नीचे। वो बहन प्रियंका जी आई, उन्होंने बोला हर बहन को मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायकों ने तो यहां तक बोला कि एक परिवार में एक बहन होला तो 1500, क्या मेरे को भाषा आती नहीं ठीक से, बोले 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4,500, 4 होला तो 6,000, 72,000 रुपये साल मिलेगा। वोट दो कांग्रेस को। इस फार्म भरवाए नौकरी के, और अब फिर मैं अभी परसों चौथे फिर देख रहा था कि वो फार्म भरवा रहे, 1500 के फिर फार्म भरवा रहे। अरे भाई, कब तक फार्म भरवाएंगे? कब तक आप जनता को धोखा देंगे? जो विकास है वो मानव के विकास के साथ जुड़ा है, और मानव के विकास की तो आपने सारी कहानी खत्म कर दी। वो रोजगार उसको नहीं दिया, सरकारी नौकरी आपने कही वो नहीं दी, आउटसोर्स वाले उनकी आपने कोई चिंता नहीं की, डेली वेजर्स की आपने चिंता नहीं की, रिटायरीज की आपने चिंता नहीं की, गरीब का बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया, गरीब का जो डिपो का राशन है वो गायब कर दिया, जो मिल रहा है उसके दाम बढ़ा दिए। आपने छोटी सी स्टैंप ड्यूटी 500% इजाफा किया स्टैंप ड्यूटी में, डीजल पेट्रोल के अंदर 10 रुपए लीटर का इजाफा कर दिया, सीमेंट के ऊपर स्पेशल टैक्स लगा दिया और वो सीमेंट का दाम 100 रुपए कट्टा बढ़ा दिया। ये हिमाचल की जनता, उसकी आमदनी बढ़ाने के बजाय आपने उसका खर्चा बढ़ा दिया। और 3.5 पौने 4 साल से वो बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, वो लाइब्रेरी में बैठे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, एग्जाम ही नहीं निकल रहा। भाई एग्जाम निकलेगा तो देंगे वो। 3 साल तक तो सर्विस कमीशन ही बंद रहा। अब सर्विस कमीशन शुरू हुआ तो कभी 100, कभी 50, कभी 20, कभी 40 वो पोस्टें निकालते हैं, वो 6 महीने तक चलती रहती हैं। एक पोस्ट अगर जो 10 पोस्टें निकलती हैं तो 10,000 बच्चे पेपर में बैठते हैं, वो फिर आके बेचारे लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। यानी क्या दुर्दशा की है, ये विकास कहां से? अब अगर आप इतनी सारी बातें सर बता रहे हैं तो फिर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में है तो संगठन की जिम्मेदारी है कि जनता तक सच पहुंचाएं। और फिर संगठन इसको लेकर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि संगठन की बड़ी भूमिका रहती है किसी भी चुनाव को जितवाने के लिए, और आप संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आखिर स्ट्रेटजी अब 2027 को लेकर है क्या? फिर मैं कहूंगा आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में
जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम वास्तव में हमारा है। क्योंकि सरकार के पास तो हजारों साधन हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च करते नहीं है, अभी लगता है कि शुरू होने वाली है। उनका जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, जब हम गाड़ी में निकलते हैं यहां से कांगड़ा की तरफ जाते हैं तो 500 होर्डिंग उस स्कीम के नजर आ जाते हैं और स्कीम का कहीं अता पता नहीं होता है जमीन पर। तो ये पब्लिसिटी तो सारा इनके पास है। हाँ, हमारे पास कार्यकर्ता है, 8000 पोलिंग बूथों के ऊपर हमारी टीम पूरी तरह से सज्ज है, तैनात है। और हम सरकार की जो गलत नीतियां, जन विरोधी नीतियां हैं, जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो काम हो रहा है, और उस सारी चीजों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प हैं। हम हर महीने हर विधानसभा में एक आंदोलन करने वाले हैं। इसकी आगाज हमने पिछले कल कर दिया है और एक एक चीज जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था, कई बार तो मन बड़ा व्यथित होता है। हम लोग बाहर जाते हैं, प्रचारित प्रसारित करते हैं कि ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है, देवी देवताओं की भूमि। परंतु माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी, हत्या होती रही हैं, पर चंबा में एक दलित बालक की नृशंस हत्या होती है और उसके 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में डाल दिया जाता है। ये स्थिति चंबा में नहीं, पूरे हिमाचल में चल पड़ी। यानी भय नहीं। पिछले परसों और 1 किलो चिट्टा शिमला में पकड़ा गया। अब वो 1 किलो चिट्टा शिमला में कैसे एंटर कर गया, ये बड़ी भारी चिंता की बात है। कितने हजारों युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए वो काफी है। कितने कितने सेंटर्स बने हुए हैं। माफिया दंदना रहा है। मैं आपके ही चैनल के ऊपर देख रहा था, 200 टिप्पर, बड़े बड़े टिप्पर, लंबे लंबे, वो हाईवे के ऊपर जाम कर रहे हैं। कुछ टिप्पर तो ऐसे हैं उनके ऊपर नंबर ही नहीं है, नंबर प्लेट ही नहीं है। कहां से माफिया राज चल रहा है। गन पॉइंट के ऊपर काम हो रहा है। बिलासपुर में गैंगवार हो गई, ऊना में गैंगवार हो गई, बद्दी बरोटी वाला में तो होती ही रहती है गैंगवार, तो शिमला के अंदर गैंगवार हो गई, गोलियां चल रही हैं। हम कहां पहुंचे हैं, देवभूमि कहां पहुंची है। आज ये चिंता करने का विषय है और ये सारे मुद्दे जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और उसका परिणाम आपके सामने रखता है। जिला परिषद के चुनाव, और जिला परिषद के चुनाव में 10 जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव हो गए हैं। 9 जिला परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना चुकी है। और मैं एक और सरकार के प्रतिनिधि यहां पर हैं, उनके सामने कह रहा हूं, इन्होंने पंचायती राज नगर निकाय चुनाव को धक्के से जीतने के लिए जो ताकत लगानी थी लगाई। पहले इन्होंने चुनाव को नहीं होने दिया। 6 महीने बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान इन्होंने कानून बदल दिए, जिलाधीश को अधिकार दे दिए, जब मर्जी वो चुनाव कराए, नहीं कराना ना कराए। 3 महीने हो गए जिला परिषद को चुनाव नहीं कराते, बीडीसी को चुनाव ही नहीं कराते, और उनके ऊपर दबाव है, ट्रांसफर का प्रेशर है, उनके भाई भतीजों को तंग करने का। हर प्रकार से सरकारी दबाव के बावजूद मैंने बताया 10 में से 9 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ये और जनता का रिस्पांस है। 4 कॉरपोरेशन में चुनाव हुए, सिंबल पर चुनाव हुए, माने मंत्रीगण गए, सब लोग वहां पर लगे, पूरी सरकार लगी। उसके बाद 4 में से 3 कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने जीती।
हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। जो जीत गए उनको हटाने के लिए दुनिया भर की ताकत लगा रखी है, कैसे जीते हुए को हराया जाए, कैसे उनको आउट किया जाए। ये सत्ता का संपूर्ण दुरुपयोग करते हुए और हिमाचल के वातावरण को खराब करते हुए केवल सत्ता को बनाए रखना और सत्ता में बने रहना, ये केवल इतना ही लक्ष्य लेकर के वर्तमान सरकार चली गई। अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल की जनता को एक स्थायी सरकार क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा में आपको मैंडेट मिलता है, लेकिन विधानसभा में उससे पहले नहीं मिला, और फिर नगर निगम में भी मिला जुला नेतृत्व दोनों ही दलों का रहता है। स्थायी सरकार कैसे मिल पाए? क्या ये एक बड़ी वजह है जो तमाम सारे मुद्दे जनता के हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, या सरकारें बदलती हैं तो उन पर उस तरीके से काम नहीं हो पाता और फिर अपने अपने तरीके से राजनीति उन मुद्दों को लेकर होती है? नहीं, स्थायी से आपका अभिप्राय क्या? 5 साल के लिए सरकार है, 5 साल के लिए? हर 5 साल में सरकार बदल रही है, क्योंकि कई प्रदेश हमने ऐसे देखे जहां पर बीजेपी ने रिपीट किया, वहां पर भी इस तरह के उदाहरण थे कि हर 5 साल में सरकार बदलती थी। तो फिर इसको लेकर आप आपकी हमारे साथ शुभकामनाएं कि अब हम 5 के लिए नहीं 10, 12, 15, 20 साल के लिए बनाए। हम आपको विश्वास देते हैं कि अगली बार हम लगातार ही बनाएंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि संगठन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो बड़ी जिम्मेदारी फिर इसमें आपकी होगी। निश्चित रूप से हमारा संगठन जितना हर वर्ग को प्रभावित करेगा उतना ही स्थायित्व आएगा। हमारा पोलिंग बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ेगा तो हमारा संगठन और मजबूत होगा। दूसरी बात, हम यदि संगठन को अच्छे तरीके से सज्ज रखेंगे तो सरकार की उपलब्धियों को ठीक तरीके से जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। तीसरा, जो ऑपोजिशन है उसकी बात का भी ठीक तरीके से जवाब देने के लिए नीचे तक हमारे पास तैयारी होगी। और जितनी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अभी और काम में लगी है, हमें विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी 5 नहीं 15 साल के लिए सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी ही अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भी है। तो इस बार क्या आप सरकार की नाकामियां जो बता रहे हैं उन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, या जो वादा खिलाफी हुई उन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, या बीजेपी का कुछ अलग एक रोड मैप है कि इस बार अगर आप दावा कर रहे हैं कि हम लगातार अब सत्ता में आएंगे, हम इस तरह की एक सरकार बनाएंगे कि जनता हमको रिपीट करे, तो कुछ जनता के बीच में भी ऐसा संदेश जाना चाहिए संगठन के माध्यम से कि हम क्यों चुने इस सरकार को? अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जनमानस सामान्यतः उसको क्या चाहिए सरकार से? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मोटा मोटी है। बाकी तो सबके अलग अलग मुद्दे हैं। अब शिक्षा, जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है उसको जाना जाएगा स्कूल बंद करने वाली तालाबंदी की सरकार। अभी बहन प्रतिभा जी बोल रही थी और माननीय वीरभद्र जी का जिक्र हो रहा था, तो माननीय वीरभद्र जी कांग्रेस से थे और उन्होंने इन्हीं मंचों से डिक्लेयर किया था अगर ये 2 बच्चे भी कहीं पर होंगे तो मैं स्कूल खोलूंगा। और अब क्या है, स्कूल बंद करने का काम है। ये डिफरेंस है। शिक्षा, आपने सीबीएसई शुरू कर दिया, अध्यापक आपके पास सीबीएसई के हैं नहीं, सीबीएसई की दृष्टि से ट्रेनिंग नहीं है। स्कूलों के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया, मर्ज। एक उर्दू का मर्ज होता है, एक इंग्लिश का मर्ज है, तो ये उर्दू का मर्ज पैदा कर दिया इन्होंने मर्जर के नाम पर। कहीं गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल है, उसको मर्ज कर दिया। अरे वो 40-50 अंग्रेजों के समय से गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल चल रहा है, उसको मर्ज कर दिया। क्यों? एक स्कूल को सीबीएसई बनाना है। अरे यार, नया स्कूल खोल लो यार, वहां की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं,
उसको भी आपने समाप्त कर दिया, एक स्कूल को बंद कर दिया। यानी शिक्षा के नाम पर एक कैजुअल अप्रोच, और हेल्थ के नाम तो आप गरीब आदमी को आज कोई भी हेल्थ कार्ड अवेलेबल नहीं है पौने 4 साल से। मोदी जी का दिया हुआ जो कार्ड है आयुष्मान भारत, वो भी हिमाचल में नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? कि अस्पतालों के पैसे नहीं दिए हैं, तो वो चलता नहीं है। हिमकेयर कार्ड जो बीजेपी की सरकार ने चलाया था, इतनी बड़ी सुविधा थी, हिमकेयर लेकर के सरकारी में प्राइवेट में जाता था व्यक्ति, ऑपरेशन कराता था, इलाज कराता था, घर वापिस आता था। आज वो बंद हो गया। अब वो गरीब आदमी कहां जाए इलाज कराने के लिए? सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने जाता है, वहां भी उसको खर्चा लगता है। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कराने जाता है, वहां भी उसको खर्चा लगता है। प्राइवेट में तो लगता ही लगता है। उसके लिए सरकार ने क्या किया? उनको मिलने वाली जो राहत थी उसको समाप्त कर दिया। एक भी स्कीम, सहारा योजना, जो 100% बेड रिडन पेशेंट है, उसके लिए एक सहायक की सहायता उपलब्ध कराई थी, सहारा योजना, वो बंद कर दी। अब वो बेचारा उस तरह से लटका हुआ है। गरीब के लिए आपने टेस्ट महंगे कर दिए, अस्पतालों में पर्ची के पैसे लगा दिए। मैं पिछले कल की खबर बताता हूं, एक मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन बंद, ताला लगा दिया कि डॉक्टर नहीं है, इसलिए सीटी नहीं होगा, इसलिए एक्सरे नहीं होगा, इसलिए अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशंस बंद। ये तो मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड हो गया, कहां जाएंगे? मेरा ये कहना है कि उस सामान्य व्यक्ति के लिए सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं, शिक्षा के नाम पर संस्थान बंद हो रहे हैं, जो संस्थान चल रहे हैं उन संस्थानों की दुर्गति है, और उसके बाद स्वास्थ्य के नाम पर आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, रोबोट ला रहे हैं। अरे रोबोट भी लाइए, पर वो गरीब को इलाज कराने के लिए साधन तो दे दो। उसके पास दवाई नहीं है अस्पताल के अंदर। एक अगर घुटना टूट गया तो वो सारा सामान बाजार से लेकर के आता है, वो गरीब आदमी कहां करे? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार के नाम पर जीरो अंडा। आपने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरी, आपने नहीं दी। पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, कहीं कुछ नहीं है। आपने बोला था 5 लाख रोजगार, सारे रोजगार बंद है। इंडस्ट्री की बिजली आपने और 144% महंगी कर दी। इंडस्ट्री पलायन कर रही है, रोजगार कहां से आएगा? जो हमारी सरकार ने आपको इंडस्ट्रियल बड़े बड़े और बल्क ड्रग पार्क दिया, 4 साल हो गए आज तक बल्क ड्रग पार्क शुरू नहीं हुआ, कुछ रोजगार वहां पर मिल जाता आपको। और अन्य जो साधन दिए उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया। जो प्राइवेट में मिलने वाला रोजगार था वो भी बंद हो गया, और जो छोटा मोटा रोजगार गवर्नमेंट के कामों से मिलता था वो भी बंद हो गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल, छोटा सा उत्तर इसका चाहूंगा। चूंकि कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुद्दों पर जनता वोट करती है, वाकई में जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, और आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि बीजेपी को जहां भी चुनाव जीतना होता है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, धर्म का मुद्दा उठाती है, तो क्या ये हम मानकर चलें कि हिमाचल की जो परंपरा मुद्दों की राजनीति की है वो बरकरार रहेगी, या फिर कोई नया प्रयोग भी यहां पर बीजेपी करेगी? मैं थोड़ा सा इस पर जरूर कहना चाहूंगा। बीजेपी धर्म का मुद्दा चुनाव के समय उठाती है, यहां मैं आपसे सहमत नहीं हूं। 1989 में विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं सर, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। 1989 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तय किया कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। उसको लेकर के हम और आंदोलन का साथ देंगे, और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की और आदरणीय मोदी जी ने उस रथ यात्रा का संचालन किया। उस समय क्या राजनीति थी?
राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष हुआ, त्याग हुआ, तपस्या हुई, बलिदान हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। जब निर्माण हुआ उस समय कोई चुनाव नहीं था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल के अंदर और धर्म की राजनीति छेड़ दी। चुनाव जीते, जिस दिन चुनाव जीते 2022 में, उसी दिन दिल्ली में जाकर के आपने घोषणा की हिमाचल प्रदेश जहां 97% हिंदू आबादी है, वहां हम हिंदूवादी विचारधारा को हरा करके सत्ता में आए। यानी आपने सनातन का फिर विरोध किया। आप हिंदूवादी विचारधारा के नहीं, तो हिमाचल प्रदेश में आप हिंदूवादी विचारधारा को हरा करके आए। मुद्दा तो था ही नहीं है, ना राम का मुद्दा था, ना कृष्ण का मुद्दा था, ना राम जन्मभूमि का मुद्दा था, ना सनातन का मुद्दा था। आपने फिर यहां से ये शब्द क्यों प्रयोग किए? मैं ये कह रहा हूं कि केवल ये कहना, हां राष्ट्रवाद हम उसके प्रहरी थे, हैं, रहेंगे। राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम जो मोदी जी का वाक्य है, वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, है और रहेगा और हमने उसको सिद्ध किया है। पिछला कल गया है, धारा 370 हटाने के 7 साल, अरे भाई कांग्रेस ने क्या किया? धारा 370 लगाई, 35A लगाई, कश्मीर को भारत से अलग किया, कश्मीर में अलगाववाद किया, कश्मीर में और पथराव किया वहां से, और जो ब्राह्मण थे 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को मार मार करके बाहर निकाल दिया, ये कांग्रेस ने किया। और धारा 370 हटाकर, 35A हटाकर एक ध्वज रहेगा। भारत में 2 झंडे, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया कश्मीर में, हमने मुख्यमंत्री बनाया कश्मीर में। कांग्रेस ने 2 झंडे चढ़ाए कश्मीर में, हमने तिरंगा झंडा चढ़ाया कश्मीर में। 7 साल हुए, अब वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, तिरंगा चढ़ता है। 15 अगस्त को 1.5 लाख झंडे कश्मीर के लाल चौक के ऊपर फहराए जाएंगे, जहां एक झंडा फहराने के लिए चिंता होती। तो राष्ट्रवाद के साथ थे और आज कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हम लेकर के रहेंगे। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत आदरणीय हैं, बहुत पूजनीय हैं, परंतु कहीं ना कहीं तो उनसे राष्ट्रवाद के मामले में गलती हुई है। कहां तो 47 के अंदर भारत आजाद हुआ, पूरा कश्मीर भारत का था, कबायलियों ने हमला किया। चाहिए तो ये था कि सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू किया। आदरणीय नेहरू जी उसको और यूएनओ में ले गए। नेहरू जी ने प्लेबिसाइट को स्वीकार किया। अगर सरदार पटेल जी मना ना करते तो प्लेबिसाइट हो जाता, और प्लेबिसाइट हो जाता तो कश्मीर भारत से उसी समय अलग हो जाता। मेरा कहना है कि राष्ट्रवाद के लिए हम अडिग थे, हैं, और राष्ट्रवाद तब तक आएगा जब हम राष्ट्र को समझेंगे। ये राष्ट्र क्या है? राष्ट्र कोई आज नहीं बना है, राष्ट्र कोई आजादी के बाद नहीं बना है। राष्ट्र लाखों साल पुराना हमारा भारतीय राष्ट्र, सनातन राष्ट्र है। वो भारत जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में भूभाग है। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रिश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारती यत्र संस्कृति भारती यत्र संतति। हिमाचल से दक्षिण में जो है ये पूरा भारत हजारों लाखों साल से है। राम के समय में, कृष्ण के समय में, वेदों के समय में, गीता के समय में वही भारत था जो आज है। इसलिए राष्ट्र प्रथम ये रहेगा। कोई आएगा कोई जाएगा, राष्ट्र प्रथम रहेगा। ये भाव भारतीय जनता पार्टी का था, है, रहेगा। उसके अंदर कोई डाइल्यूशन स्वीकार नहीं होगा। बहुत धन्यवाद राजीव बिंदल जी आपका। आप आए इस मंच पर, आपने समय दिया और साथ ही कई विषयों को लेकर आपने बातचीत की है खुलकर। इस मुद्दे पर बेबाक अंदाज में आपने अपना पक्ष रखा। तो हम उम्मीद भी करेंगे कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होगा तो जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी और उन पर काम भी होगा जो भी सरकार सत्ता में आएगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। शिमला मंच लगातार जारी है। साक्षी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राजीव बिंदल जी। दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम
और इंडिया न्यूज का धन्यवाद, उन्होंने हमारे विचार पब्लिक के साथ साझा किए। गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। बहुत शुक्रिया राजीव बिंदल जी। पराग आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में